नमस्कार। आज एक महान राजनेता, एक क्रांतिकारी दार्शनिक और लेखक, समाजवाद के प्रथम पुरुष व्लादिमीर लेनिन की 150वीं वर्षगांठ है। वे 1870 में रूस में पैदा हुए थे। 1917 में जो रशिया में जो बोल्शेविक आंदोलन हुआ था, उसके वे सबसे बड़े, सबसे दिग्गज नेता भी थे। उस आंदोलन में रशिया से राजशाही को हटाकर समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की गई थी और उसमें लेनिन का बहुत बहुत बड़ा योगदान था। और आगे चलकर जिन समाजवादी सिद्धांतों पर सोवियत संघ की स्थापना हुई, वे लेनिन की ही देन थे। लेनिन के बारे में आप खूब पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। मैंने भी ऐसा कोई उनके बारे में पर्टिकुलर कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी लेख पढ़े, अखबारों में काफ़ी कुछ पढ़ा है, पत्रिकाओं में पढ़ा है, और उसी के बेसिस पर आज कुछ हम बातचीत करेंगे। तो लेनिन कार्ल मार्क्स से बेहद प्रभावित थे और मार्क्सवादी विचार की उन्होंने न सिर्फ एक रचनात्मक व्याख्या की, बल्कि एक कदम आगे चलकर इन्हीं विचारों पर समाजवादी राष्ट्र का निर्माण भी किया। लेनिन के विचारों की बुनियाद पर जो सोवियत संघ बना, वह आगे चलकर विश्व की एक महाशक्ति भी बना। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूँ कि लेनिन एक करिश्माई व्यक्ति थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर दुनिया भर में समाजवाद के सूरज का उदय हुआ था और अनगिनत सर्वहारा क्रांतियाँ हुई। भारत में भी आप देखें तो भगत सिंह व उनके अनेक क्रांतिकारी साथी लेनिन से खासा प्रभावित थे। और हम सब जानते हैं, ये सर्वविदित है कि भगत सिंह को जिस दिन फांसी होनी थी, उससे पहले वाली रात को या उससे कुछ घंटों पहले तक वे लेनिन की ही एक किताब पढ़ रहे थे। इसके ऊपर पंजाब के कवि हैं पाश, उन्होंने बहुत एक मार्मिक कविता भी लिखी है, हमें पढ़नी चाहिए। खैर, आज मैं लेनिन के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, कुछ कोट्स हैं, उन पर बात करूंगा और एक कोशिश करूंगा कि उनके विचारों की एक आउटलाइन मैं आपके लिए बना सकूं, ताकि फौरी तौर पर एक समझ बन सके कि वे किस तरीके के समाजवाद की विचारधारा को छोड़ गए हैं हमारे लिए। और ये देखिए, लेनिन के ऊपर इतना कुछ कहा जा चुका है, उनकी प्रशंसा में भी, आलोचना में भी साहित्य के पूरे पहाड़ खड़े हुए हैं। तो मैं उससे इतर कुछ भी कहूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं कोई समाजवादी विद्वान नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेनिन के ऊपर या कम्युनिज़्म के ऊपर। मेरी जो भी जितनी भी कच्ची पक्की समझ है, उसी के आधार पर मैं आज आपसे बात करूँगा। मकसद सिर्फ इतना है कि आम लोगों तक उनकी आम भाषा के माध्यम से बहुत ही आम साधारण उदाहरणों के साथ लेनिन की बात पहुँचे। और इसी कड़ी में सबसे पहले तो ज़रूरत है कि समाजवाद को हम समझें, वो समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये क्या है, और क्योंकि इसके पीछे काफ़ी कन्फ्यूजन है और तमाम तरह की धारणाएं लोगों ने बना रखी है। कुछ इसे सीधा वामपंथ से जोड़कर देखते हैं, कुछ इसे नक्सली विचारधारा मानते हैं, कुछ कुछ घबराते हैं कि समाजवाद आ गया तो एक किस्म की तानाशाही आ जाएगी। कुछ इस बात से भी घबराते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में अमीरों को जबरन गरीबों की तरह रखा जाएगा। कुछ इसे लेबर यूनियन और उनकी हड़तालबाजी से जोड़कर भी देखते हैं। और दूसरा पहलू उन लोगों का भी है जिनका एक वेट ड्रीम है कि सोवियत संघ वाला या चीन वाला समाजवाद भारत में भी आए। लेकिन इस टेक्निकल बहस में ना जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य के तौर पर हम होते ही समाजवादी हैं। ये हमारा एक इन्नेट एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम अंदर से समाजवादी होते हैं। ये ज़रूर है कि तरह तरह की अपब्रिंगिंग के कारण हमारे ऊपर परतें
चढ़ती जाती है हमारी सोच के ऊपर, लेकिन अंदर से हम समाजवादी ही हैं। और हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ज़रूर हमारे विचार प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और मैं खुद मानता हूँ ये बात कि मन से सबसे पहले हम समाजवादी हैं। अम, इसका अगर मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा एग्ज़ाम्पल दूँ आप देखिए कि जितनी भी कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ बचपन में हमने पढ़ी है, तो उसमें हमें ऐसे राजा ही क्यों अच्छे लगते थे जिनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी, जो रात को भेष बदल कर गरीबों का हाल जानने निकल पड़ते थे, जिनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, और जिनके यहाँ गरीब की सुनवाई होती थी, जो न्यायप्रिय होते थे। मैं राजा की बात सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर रहा, मैं राजतंत्र की, यानी पूरी व्यवस्था, द होल सिस्टम, उसकी बात कर रहा हूँ, राजा के मार्फत। तो हमें ऐसे राजा क्यों, हमें ऐसे कैरेक्टर क्यों पसंद थे? और उस ज़माने में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भाई जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, वो राजा नरक को भोगता है। रामायण में आप जानते हैं, राजा जनक का वृत्तांत आता है कि वे राजा तो थे मगर किसान भी थे, और उन्हें राजऋषि कहा गया क्योंकि वे सांसारिक मोह से हटकर और अपना शासन करते थे। तो हमें ऐसे ही कैरेक्टर्स, ऐसे किरदार क्यों पसंद आते हैं? फिल्मों में भी आप देखें कि कोई दीवार फिल्म का विजय, कोई मदर इंडिया का बिरजू, कोई मुगल आज़म की अनारकली, कोई स्वदेश का मोहन, ये हमारे नायक क्यों बनते हैं? हमें उनसे क्यों सहानुभूति होती है? तो वो इसलिए होती है कि ये लोग, ये जो नायक है, ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था से लड़ता है, अपने तरीके से लड़ता है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन बेसिकली ही इज़ फाइटिंग, और वो अधिकारों की बात करता है, कुछ मौलिक बुनियादी हक की बात करता है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी सामाजिक परिवेश में देख लीजिए, किसी भी सभ्यता, किसी भी देश में देख लीजिए कि ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही किरदार आम जनता को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। वो क्यों आते हैं? हमें ऐसा राजा क्यों नहीं पसंद है कि बस जिसके पास बहुत सारा पैसा था, या बहुत बहुत बड़ा साम्राज्य था? हमें ऐसा राजा क्यों पसंद है जो जो रात को 12 बजे भी अगर कोई गरीब उसके दरबार का घंटा बजा रहा है, तो वो उठ के आता है, उसकी प्रॉब्लम सुनता है और कुछ न्याय करता है, समाधान करता है? हमें ऐसे राजा क्यों पसंद है? तो ये हमारा एक अंदर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक समाजवादी गुण है कि हमें इसी तरीके की व्यवस्था अच्छी लगती है, जिसमें सबके साथ न्याय हो रहा हो, जो जहाँ सब बराबर हों, जहाँ ऊंच नीच नहीं हो, जहाँ जहाँ अमीर गरीब का इतना फ़र्क ना हो, जहाँ कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल और कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो। तो तो एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण न होने दे, ये यही समाजवाद है। और इससे उत्तर, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, लेकिन मैं बहुत साधारण जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ एक वर्ग दूसरे वर्ग को किसी भी तरीके से दबाए नहीं, उसका उसका दमन ना करे, उस पर कोई अत्याचार ना करे, उसका शोषण ना करे, उत्पीड़न ना करे, यही समाजवाद है। पूरी पूरी जो आउटलाइन है, इसकी परिकल्पना है, वो यही है। और इसी व्यवस्था के लिए संघर्ष करने वाले लोग जो हैं, चाहे वे पौराणिक कथाओं के किरदार हों, चाहे वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हों, चाहे वे फिल्मों के कैरेक्टर ही क्यों ना, यही लोग हमारे नायक होते हैं। और यही कारण है कि जब आम लोग महानता का उदाहरण ढूंढते हैं, तो उन्हें कोई सेठ याद नहीं आता है, बल्कि उन्हें वे लोग याद आते हैं जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया हो, बलिदान दिया हो। खैर, चाहे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हों या लेनिन के विचार, दोनों के बुनियाद में ही क्लास स्ट्रगल है, यानी वर्ग संघर्ष, यानी अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क एक तरह से ख़त्म कर देने की मुहिम। और
ये सुनते ही एक आम भारतीय के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ तो इसलिए कि उनको लगता है कि ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, और कुछ इसलिए भी कि उन्हें ये डर होता है कि अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था आई तो उनकी जो सुविधाएं हैं वो छीन ली जाएंगी। लेकिन कमाल ये भी है कि ये बात सुनकर किसी के कान नहीं खड़े होते कि 9 सबसे अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति 50% गरीब भारतीयों की कुल संपत्ति से अधिक है। इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं होती, कोई आश्चर्य नहीं होता। ये लोगों को एकदम नॉर्मल बात लगती है, पता नहीं क्यों, कि 9 लोगों की कुल संपत्ति करीब 60-65 करोड़ भारतीयों की कुल संपत्ति से अधिक है। तो ये क्या कोई बहुत अच्छा आंकड़ा है? मुझे लगता है कि ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा है। तो आप शायद ये कहेंगे कि जिन लोगों के पास अत्यधिक दौलत है, वे लोग अपने दिमाग और अपनी मेहनत के बल पर इतने अमीर हुए हैं, इसलिए उनको दोष देना ठीक नहीं। ऐसा माना जाता है कि भाई उनके पास आइडिया था और उनके पास निवेश के लिए पूंजी थी, उन्होंने मेहनत की, तो मुनाफे के पूरे पूरे हकदार भी वही हैं। और कहीं कहीं पर ये बात नहीं आती कि 30-30 40-40 साल जिन लोगों ने उनके कारखानों में काम किया, अपना श्रम दिया, उनको सिर्फ एक वेतन के नाम पर उनको टरका दिया गया। उनका कहीं कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल उस आदमी का है जिसके पास पहले पहले एक आइडिया था और निवेश करने के लिए एक पूंजी थी। तो ये तर्क कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस की सीट पर रुमाल फेंक कर, और सीट ही नहीं पूरी बस अपनी कर ली, और अब सवारियों से वो टिकट भी ले रहा है और ये भी कह रहा है कि देखिए कम से कम मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत तो कर रहा हूँ। जैसे सेठ लोग कहते हैं कि कम से कम रोज़गार तो पैदा कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट क्या करते हैं क्रिटिसिज्म के अलावा, सोशलिस्ट क्या करते हैं क्रिटिसिज्म आलोचना के अलावा, तो हम सेठ लोग जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, हम कम से कम अर्थव्यवस्था का चक्का घुमा रहे हैं, हम रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके का एक बेहुदा तर्क है कि मैंने अपनी रुमाल फेंक कर और सीट बुक कर ली, सीट ही नहीं पूरी बस बुक कर ली, अब हमेशा के लिए जब ये बस चलेगी तो इस बस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा, मैं ही इसमें टिकट वसूलूंगा, इसमें जो भी मुनाफा होगा सब मेरा होगा। तो ये इस तरीके के बेहुदा तर्क हैं। और भारत में एक्चुअली खैर वो एक अलग बात है, हम उस पर अब और क्या डिस्कशन करें, लेकिन कहनी ज़रूरी थी इसलिए मैंने कह दी कि सेठों के दम पर अर्थव्यवस्था नहीं चलती है, अर्थव्यवस्था मज़दूरों के श्रम पर चलती है। ये सोच अभी तक तो शायद भारत में के जो युवा हैं, और ख़ासकर कि पढ़े लिखे जो युवा हैं, उनमें ये सोच अभी तक नहीं बनी है। लेकिन अब चूँकि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, और अब जगह जगह से ये खबरें आने लगी हैं कि लोगों का वेतन काटा जा रहा है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इसके संदर्भ में लेनिन ने एक बार एक बहुत अच्छी बात कही थी कि, और वो इसमें मैं जो आगे उनके कोट्स आपके साथ शेयर करूंगा उसमें भी है, कि जो पूंजीपति है वो किसी भी तरह के संकट से उबर सकता है अगर उस संकट की भरपाई गरीब और मज़दूर को करनी पड़ रही हो। यानी अगर एक गरीब को वेतन अपना कटते हुए देखना है, या एक गरीब को नौकरी से निकाला जा सकता है, तो वो पूंजीपति, वो सेठ ऐसा कर सकता है ताकि उसका जो मुनाफा है, उसका जो बिज़नेस है, उसका जो व्यापार है, और उसकी जो पूंजी है, उस पे सबसे कम असर हो या बिल्कुल कोई असर ना हो। असर जितना हो वो मज़दूर और गरीब के ऊपर हो। तो अब जब ये एक आप देख रहे हैं कि 30-30 40 साल 50 साल से जो कंपनियां चल रही थी, 30 दिन के लॉकडाउन में वो इस तरीके से बिहेव कर रही हैं कि जैसे अपने घुटनों पर वो आ गई हों, और जगह जगह लोगों को निकाला जा रहा है, जो कि एक बहुत दुखद बात है। और जिनको निकाला जा रहा है या जिनका वेतन बिना मतलब मनमाने तरीके से काटा जा रहा है, उनको बचाने के लिए कोई लेबर यूनियन नहीं है।
तो जिस लेबर यूनियन को आप समझते थे कि वो सिर्फ हड़ताल करती है, गुंडागर्दी करती है, जो कि वो करती थी, इस बात से कभी कोई, मुझे नहीं लगता मतभेद है या कोई दो राय है। बिल्कुल वो गुंडागर्दी भी करते थे और बिल्कुल उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स भी थे। और इसके लिए भी लेनिन ने कहा था कि जो हमारी लेबर यूनियंस हैं वो करप्ट हो चुकी हैं, क्योंकि उनके जो लीडर बनते हैं वो भी बुर्जुआ की तरह, यानी पूंजीपतियों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं कि मैं लीडर हूँ और मज़दूर मुझसे नीचे हैं, तो मैं उनसे थोड़ा ऊपर हूँ और मैं उनका नेता हूँ। और यही मानसिकता आगे चल के लेबर यूनियंस को करप्ट करती है, ऐसा लेनिन ने कहा था। और ये कितनी सार्थक बात है कि बिल्कुल लेबर यूनियंस करप्ट हुई और गुंडागर्दी का अड्डा बनी, लेकिन फिर भी वो लेबर यूनियंस थी, वहाँ मज़दूर के हित की बात होती थी। और आज के समय में जब तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो ये देखने लायक बात है कि उनकी पैरवी करने वाला, उनका पक्ष रखने वाला एक कोई यूनियन कहीं नज़र नहीं आ रहा। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ज़रूर है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गया है। और स्पेशली जो सर्विस सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर वगैरह है, उसमें कोई यूनियनबाजी है नहीं, तो उनकी सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। तो आज के परिवेश में, आज के जो हालात हैं, उसमें लेनिन कितने ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, ये हमें देखना है। और देखिए मौका कैसा पड़ता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट से भी जूझ रही है। पैंडेमिक जो है वो तो है ही, बीमारी जो है वो तो है ही, लेकिन एक गंभीर आर्थिक संकट है। और किस तरीके से पूंजीपति जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं कि लोगों को इस मुश्किल भरे समय में नौकरियों से निकाल रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि 30-30 साल से चलने वाली कंपनियां 30 दिन का लॉकडाउन नहीं झेल पा रही हैं। तो ये किस तरीके का आर्थिक मॉडल है? मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन एक बच्चा भी शायद कॉमन सेंस इस्तेमाल करके बता सकता है कि ये एक फूला हुआ गुब्बारा है, जो कभी भी फट जाता है, ज़रा सी भी कोई कहीं कोई दिक्कत आती है। और यही 2008 में हमने देखा था, और यही आज 2020 में हम देख रहे हैं। इसलिए बुनियादी तौर पे सोचना पड़ेगा, और ये कोई और आपके लिए ये काम नहीं करेगा, ये आपको ही सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की व्यवस्था को आप समर्थन करते आ रहे हैं, और उस व्यवस्था ने एक छोटे मोटे वेतन के अलावा आपको और क्या दिया है। इस बारे में आपको विचार करना पड़ेगा कि क्यों 9 लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि भारत के 50% गरीबों के पास कुल मिलाकर उतनी नहीं है। ये इतना बड़ा फ़र्क, इतना बेहुदा फ़र्क, ये कहाँ से हमारे सिस्टम में आया है? और देखिए, एक आदमी के पास कुछ आइडिया था, उसके पास कुछ पूंजी थी, उसने मेहनत की, रिस्क उठाई, एक बिज़नेस को सेटअप किया, वहाँ तक फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन उसकी तीसरी पुश्तें, चौथी पुश्तें, पाँचवीं पुश्तें भी आज उसी बिज़नेस पर कमा कर खा रही हैं, और मज़दूर वहीं का वहीं हैं। ये बात सोचने वाली है। इस बात पर गौर करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और कोरोना का ये जो लॉकडाउन है और ये जो आर्थिक संकट आया है, इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अवसर मिल रहा है। हम सोचें, हम पुनर्विचार करें इन तमाम चीज़ों पर। और अब मैं कुछ लेनिन के जो बहुत अच्छे कोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका जितना एक्सप्लेनेशन मेरी बुद्धि के हिसाब से, मेरे विवेक के हिसाब से मुझे समझ में आया, वो एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये करीब 21 उनके कोट्स हैं जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला उसमें है, फ्रीडम इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी always remains about the same as it was in Greek republics, freedom for slave owners। कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो हमारे देश में भी और तमाम देशों में हम देखते हैं, इस व्यवस्था में जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, जैसे हम कहते हैं कि कानून में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ है, दरअसल ये आज़ादी वैसी ही है जैसी कि पुरातन काल में जो यूनानी गणराज्य थे उसमें हुआ करती थी। यानी गुलामों के मालिकों के लिए स्वतंत्रता, कि वो जैसा चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वो ताकतवर हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। आज भी यही है कि जो कानून है, जो संविधान है, वो एक तरह से, जो पूरा सिस्टम है, वो एक तरह से अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है। तो ये बात लेनिन ने आज से करीब 100 वर्ष पहले कही थी। दूसरा उनका कोट है, विदाउट रेवोल्यूशनरी थियरी देयर कैन बी नो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट।
ये भी बेहद अच्छी एक एक बेहद अच्छा विचार है कि जब तक आपके पास क्रांतिकारी सिद्धांत नहीं है, मूल सिद्धांत आपके पास नहीं है, सोच नहीं है, तब तक आप कोई भी क्रांति खड़ी नहीं कर सकते कहीं भी। इसका एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि अन्ना हज़ारे का मूवमेंट हुआ। उसे मूवमेंट कहा गया, लेकिन वो कितना मूवमेंट था ये हम आज देख पा रहे हैं कि ना अन्ना हज़ारे कहीं है, ना लोकपाल बिल कहीं है। ज़रूर अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के संचालक हो गए हैं और वो चीफ मिनिस्टर हो गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसे हम एक तरह से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पीछे कोई क्रांतिकारी सिद्धांत नहीं थे, कोई मूल विचारधारा नहीं थी। वो बिना विचारधारा का एक आंदोलन था जो थोड़े दिन चला और उसके बाद में उस आंदोलन का कोई अता पता नहीं है। इसलिए लेनिन कहते हैं कि अगर एक असली क्रांति चाहिए तो उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रैशनल थियरी होनी चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। फिर वे कहते हैं द वे टू क्रश द bourgeois is to grind them between the millstones of taxation and inflation। और जाहिर सी बात है वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, तो अमीरों के संदर्भ में, पूंजीपतियों के संदर्भ में वो कहते हैं कि इन लोगों को कुचलने का एक ही तरीका है कि एक तरफ इनके ऊपर भारी टैक्स लगाया जाए और कीमतें बढ़ाई जाए, और इन दोनों जो जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं उनके बीच में इनको पीस दिया जाए। और आप देखेंगे इंडिया में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वित्त मंत्री ने अमीरों को टैक्स में कुछ राहत दी थी। ये बिल्कुल गलत है। जिनके पास, जो सुपर रिच हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको टैक्स में राहत देने की बजाय उन पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये मैं सिर्फ एक समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, ये एक कॉमन सेंस के उसमें कह रहा हूँ कि किसी के पास भी इतनी पूंजी हो, उस आदमी को आप और ऊपर से जा कर के 5% 6% का टैक्स का रिलीफ देते हैं, तो ये सही नहीं है। आपको इनफैक्ट उसके ऊपर 5-10% और टैक्स लगाना चाहिए। दिस इज़ फॉर द सुपर रिच। फिर वे कहते हैं देर आर नो मॉरल्स इन पॉलिटिक्स, देर इज़ ओनली एक्सपीरियंस। अ स्काउंड्रल मे बी ऑफ यूज़ बिकॉज ही इज़ अ स्काउंड्रल। तो देखिए, मैं कोई लेनिनवादी नहीं कहता अपने आप को, तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी जितनी भी बातें हैं उनसे मैं एकदम 100% एग्री करता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता कि उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो मुझे बिल्कुल उसी स्वरूप में समझ भी आ गई हैं। मेरा समझ का इतना विस्तार हो गया कि वो जो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल ठीक ठीक उसका कंटेक्स्ट भी समझ में आ रहा हो, ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उनकी सभी बातों को एकदम गर्दन हिला के हाँ बोलें। कोशिश करें कि समझने की, थोड़ा और पड़ताल करने की का प्रयास करें। तो इसमें ये कह रहे हैं कि राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती है, उसमें सिर्फ उपयोगिता होती है। यानी अगर कोई लफंगा है तो वो आपके काम आ सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लफंगा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है राजनीति को लेकर जो उन्होंने अपना विचार शेयर किया। अगले कोट में वो कहते हैं एवरी सोसाइटी इज़ 3 मील्स अवे फ्रॉम कियोस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिचुएशन हम आज देख रहे हैं भारत में कि किस तरीके से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको अपने अपने ठिकाने, ठौर ठिकाने छोड़ करके और वापस लॉकडाउन के बीच पैदल चलकर वापस जाना पड़ा, और वो किस तरीके से भूख से, बीमारी से जूझ रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। और इसी संदर्भ में लेनिन कहते हैं कि 3 वक्त का भोजन अगर किसी समाज को ना मिले, सिर्फ 3 वक्त का, तो उसके बाद उसमें अराजकता फैलने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो माइग्रेंट लेबरर्स का इशू है, ज़रूर सरकारें अपने अपने स्तर पर, राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन उतने सार्थक प्रयास कहीं हो नहीं रहे हैं। तो लेनिन ये कहते हैं कि जब भूख जो है इंसान की, वो ही अराजकता का एक सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा, कारण है, या एक कैटलिस्ट है, एक ट्रिगर है कि जब मज़दूर भूखा मरने लग जाता है तब आप कह सकते हैं क्रांति होती है। लेकिन यहाँ लेनिन केओस की बात कर रहे हैं, यानी अराजकता की एक सिस्टमेटिक डिसऑर्डर पूरे सोसाइटी में हो जाता है। और अगर
हिंदुस्तान की सरकार ने, राज्य की सरकारों ने इस बात पर ध्यान अभी नहीं दिया, तो ये जो एक भीड़ क्रिएट होने वाली है और जो कि हो चुकी है बेरोज़गारों की और गरीबों की, मज़दूरों की, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास कोई खाने का अ, साधन नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, आप जस्ट एक बार इमेजिन करके देखिए। अगले कोट में लेनिन कहते हैं, ऑल ऑफिशियल एंड लिबरल साइंस डिफेंड्स वेज स्लेवरी, whereas Marxism has declared relentless war on that slavery। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो उदारवादी शास्त्र हैं, आर्थिक शास्त्र कहेंगे, अर्थशास्त्र, तो वो हमेशा एक तरह से कहते हैं कि जो श्रम है उसका शोषण होना चाहिए। जब जब श्रम का शोषण होगा तो ही मुनाफा ज़्यादा होगा। ये उनकी साइंस है, ये उनका कैलकुलेशन है, ये उनका फॉर्मूला है। लेकिन मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो ये है कि ऐसी साइंस के ऊपर, ऐसी कैलकुलेशन के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर एक हल्ला बोल देना, उनके ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर देना कि नहीं, आपकी सोच गलत है। और आपकी सोच के कारण जो है आज तक दुनिया में हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर कोने में, हर तरीके से जो मज़दूर है उसका शोषण होता है, उसका दोहन होता है। तो मार्क्स इसमें यही कह रहे हैं कि इसमें जो दोष है वो लिबरल अर्थशास्त्रियों का है कि वो इस तरीके की थियोरी को प्रोपोगेट करते हैं, फिर उसे डिफेंड भी करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अगला उनका कोट है, कैपिटलिस्ट कैन बाय देमसेल्व्स आउट ऑफ एनी क्राइसिस सो लॉन्ग एज दे मेक द वर्कर्स पे। इसी की बात मैं पहले कर रहा था कि जो पूंजीपति है वो अपने आप को किसी भी संकट से बाहर निकाल सकते हैं जब तक कि उस संकट का जो उसकी जो भरपाई है वो मज़दूर को करनी पड़ रही है। तो फैक्ट्री में लॉकडाउन है या देश में लॉकडाउन है और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मुनाफा दिन ब दिन नीचे जा रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो सेठ जी पे पड़े उससे पहले मज़दूर पर पड़ता है। और हर पूंजीपति यही करता है कि या तो वो वेतन काटने लग जाता है या लोगों को नौकरी से निकाल देता है ताकि उसकी बारी अंत में आए, उसकी जो पूंजी है उस पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। और ये जो अगला कोट है ये अक्सर लोग कहते हैं कि लेनिन ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन कई जगह ये भी कहते हैं कि ज़रूर कहा था, कुछ अलग तरीके से, अलग कंटेक्स्ट में कहा था। तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि ये इसी स्वरूप में लेनिन ने कभी कहा होगा, बट हाँ, उनकी भावना बिल्कुल ऐसी रही होगी। और ये बहुत ही अच्छा मुझे एक कोट लगता है, द कैपिटलिस्ट विल सेल अस द रोप विद विच वी विल हैंग देम। कि ये जो पूंजीपति हैं ये इतने बिजनेस माइंडेड हैं कि जब हम इनको फांसी पर लटकाने जा रहे होंगे तो भी ये कोशिश करेंगे कि वो रस्सी जो है ये हमें बेच दें। तो ये इतने ज़्यादा मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लेनिन ने इस स्वरूप में ना कहा हो, लेकिन आप जब उनकी तमाम चीज़ें, उनके लेख पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल उनकी भावना पूंजीपतियों को लेकर यही है और बहुत सही है कि जो सेठ हैं वो इतने ज़्यादा मनी माइंडेड और इतने ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं कि उनको ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमको फांसी दी जा रही है। उनको ज़्यादा चिंता इस बात की है कि रस्सी मैं बेच रहा हूँ कि नहीं बेच रहा हूँ फांसी के फंदे के लिए। और अगले कोर्ट में ये कह रहे हैं कि यू कैनॉट मेक अ रेवोल्यूशन इन वाइट ग्लव्स। तो कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास है कि जो क्रांति है वो यूं ही नहीं आ जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तरह तरीके के टैक्टिक्स का अख्तियार करना पड़ता है और वो हमेशा ही शांति प्रिय तरीक़ों से नहीं आती है। और लेनिन का कभी से ये आउटलुक नहीं रहा, उनकी कभी से ये विचार नहीं रहा कि सिर्फ अहिंसा का रास्ता अपनाने से ही क्रांति होती है। वो हिंसा को भी पूर्णतः समर्थन उसका करते थे कि, और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि ये वाइट ग्लव्स पहन करके क्रांति नहीं आती, उसके लिए आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। Capitalists are no more capable of self-sacrifice than a man is capable of lifting himself up by his own bootstraps। कि जो पूंजीपति हैं
वो कभी भी किसी तरीके का त्याग नहीं कर सकते। उनके बारे में ये सोचना कि वो त्याग करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से है जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जूतों के फीतों को पकड़कर खुद को ऊपर उठा लिया, और जो कि इम्पॉसिबल है। तो वो उसी तरीके से एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जो पूंजीवादी हैं, जो पूंजीपति हैं, वो कभी किसी तरीके का त्याग नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता हमें इसके लिए बहुत दूर कोई एग्जाम्पल खोजने की ज़रूरत है। भारत में हम देख रहे हैं कि 50-50 साल से जो कंपनियां चल रही हैं वो 30 दिन के लॉकडाउन में लोगों को निकालने लग गई हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि जो सेठ है वो त्याग नहीं करना चाहता, और चाहे इसके लिए वर्कर्स को निकालना पड़े। The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class shall represent and repress them in the parliament. जो उत्पीड़ित वर्ग है, और ये इसमें डेमोक्रेसी का जो एक त्यौहार जिसे कह देते हैं चुनाव, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि ये कितना हॉलो है कि जो उत्पीड़ित हैं उनको कुछ सालों में एक बार एक मौका मिलता है कि वो उत्पीड़न करने वाले लोगों में से किसी को चुने कि वो संसद में बैठे और उनका कंटिन्यूसली और उत्पीड़न करता रहे। तो ये चुनावों के ऊपर और जो डेमोक्रेसी का एक हॉलो प्रोसेस हो गया है इंडिया में। तो खैर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आपको क्या कहें, कि हमें मजबूरन उन लोगों को चुनना पड़ता है जो हम जानते हैं कि हमें हमें उत्पीड़ित करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, दमन करते हैं, दोहन करते हैं। उन लोगों की एक भीड़ खड़ी है, और उस भीड़ में से हमें एक आदमी को, द लेसर इविल वी हैव टू चूज। Politics begin where the masses are, not where there are thousands, but where there are millions. That is where serious politics begin. तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप ये ना सोचें कि आपकी जो राजनीति है वो कुछ एक लोगों के बीच, कुछ हज़ार लोगों के बीच अगर आपका संदेश जा रहा है और वो आपके समर्थक हैं, तो उससे आपकी राजनीति जो है वो चल सकती है। आपकी असली राजनीति, जो गंभीर राजनीति है, जो समाज को बदल के रख देने वाली राजनीति है, जो गरीब के पक्ष की, मज़दूर के पक्ष की, उत्पीड़ित के पक्ष की राजनीति है, वो तब शुरू होती है जब मिलियंस, लाखों करोड़ों लोगों में आपका मैसेज जाता है और वो आपके समर्थन में खड़े होते हैं। तब असली गंभीर राजनीति की शुरुआत होती है। उससे पहले जो है वो सब ढकोसला है। महिलाओं को लेकर लेनिन कह रहे हैं, इवन व्हेन वुमेन हैव फुल राइट्स दे स्टिल रिमेन फैटली डाउन ट्रॉडन बिकॉज ऑल हाउस वर्क इज लेफ्ट टू देम. In most cases, housework is the most unproductive, the most barbarous, and the most arduous work a woman can do. It is exceptionally petty and does not include anything that would in any way promote the development of the woman. और ये बात बिल्कुल सही है कि एक आधी जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको हमने एक नॉन प्रोडक्टिव काम में उलझा करके रखा हुआ है। तो लेनिन कह रहे हैं कि यूं तो महिलाओं को बराबरी के पूरे पूरे अधिकार हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद उनका बहुत भारी शोषण है। वो इसलिए क्योंकि घरेलू कामकाज का जितना बोझ है वो सब उनके कंधों पर लाद दिया गया है। उनसे उम्मीद की जाती है कि घर का जो कामकाज है वो एक महिला ही करे। और उस कामकाज के संदर्भ में लेनिन कह रहे हैं कि ये एक ऐसा काम है जो कि बिल्कुल निष्फल है, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, और बेहद क्रूर है, और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, और इसका पूरा जो बोझ है वो महिलाओं के ऊपर है। और एकदम निम्न स्तर का काम लेनिन कह रहे हैं कि ये घरेलू कामकाज जो है वो एकदम निम्न स्तर का काम है, और इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जिससे किसी महिला का कोई सशक्तिकरण हो सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इंडिया में तो ये सोच पाना कि आपकी आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, ये आप अगर रसोई में काम नहीं कर रही हैं या घर में काम नहीं कर रही हैं, तो ये तो मतलब एक जो कहते हैं ना, लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, और कौन करेगा माँ के हाथ का खाना वगैरह। माएँ ऑफेंड हो जाती हैं, और तो छोड़िए। तो
लेनिन इस संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट बात को रेखांकित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो एक आधी हमारी जनसंख्या है, इसको जो हमने इस अनप्रोडक्टिव काम में डाल रखा है जानबूझकर, ये काम एक तरह से इनके ऊपर अत्याचार है, इनका शोषण इसमें होता है, इनके काम का कोई इनको फल नहीं मिलता है और कोई वेतन इनको नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है बेसिकली, और पूरी ज़िंदगी ये उसी काम को करती हैं। और इस काम से इनका सशक्तिकरण हो जाए, इनका कोई एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हो जाए, ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ज़रूर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ इंडिया में बदलाव आ रहा है, लेकिन कोई बहुत ऐसा सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं है मानसिकता में कि आप उसके ऊपर बात करें। बहुत ही धीमे धीमे ये बदलाव आ रहा है कि पुरुष अपनी जिम्मेदारी घर के काम के प्रति समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। Bourgeois democracy is the democracy of pompous phrases, solemn words, exuberant promises, and the high-sounding slogans of freedom and equality. But in fact, it screens the non-freedom and inferiority of women, the non-freedom and inferiority of the toilers and exploited. तो ये पूंजीवाद की जो पूंजीपतियों द्वारा दी हुई जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, वो उसके बारे में लेनिन कह रहे हैं कि ये इसमें सिर्फ बड़े बड़े आडंबर से भरे हुए वाक्य होते हैं, बहुत ही पवित्र शब्दों का इस्तेमाल होता है, इक्वालिटी वगैरह, फ्रीडम वगैरह, और इसमें बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और ऊंचे से ऊंचे नारे दिए जाते हैं आज़ादी के, बराबरी के। लेकिन जब आप पर्दे के पीछे देखते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं, आप समझ पाते हैं कि जो महिलाएं हैं और जो मेहनतकश मज़दूर लोग हैं और जो शोषित वर्ग है, उसके लिए इस तरीके की फ्रीडम या इक्वालिटी की कोई बात इस बुर्जुआ डेमोक्रेसी में, पूंजीपतियों की डेमोक्रेसी में कहीं नहीं होती। तो महिलाओं का इसमें शोषण होता है और जो मेहनतकश लोग हैं, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनका पूर्णतः इसमें शोषण होता है। उनके लिए कोई फ्रीडम यहाँ नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। और ये कितना सही आप भारत में हर घर में इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। Only struggle educates the exploited class. Only struggle discloses to it the magnitude of its power, widens its horizon, enhances its abilities, clarifies its mind, forges its will. तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेनिन कह रहे हैं कि जो शोषित वर्ग है, जिसके ऊपर तमाम तरह की जुल्म है, अत्याचार है, जिसका पूरा उत्पीड़न होता है, उनको अगर कोई सच्ची शिक्षा दे सकता है तो वो शिक्षा उनका संघर्ष ही दे सकता है। उसी संघर्ष से उनको पता लगता है कि उनकी इंडिविजुअल और उनकी सामूहिक शक्ति क्या है। उनके दिमाग के दरवाज़े खुलते हैं, उनको अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, अपनी क्षमता के बारे में पता लगता है। उनके विचार जो हैं वो विस्तृत होते हैं इस संघर्ष के माध्यम से, और अंततः उनकी जो इच्छा शक्ति है वो इस संघर्ष से ही प्रबल होती है, मजबूत होती है। Political institutions are a superstructure resting on an economic foundation. तो आप जिस भी तरीके की राजनीति अपने मुल्क में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, तो उसके पीछे आर्थिक कारण होते हैं। राजनीति आप कह सकते हैं कि एक तरह का सिम्पटम है, लेकिन जो असली कॉज है वो इकोनॉमिक्स है, द इकोनॉमी। तो पॉलिटिक्स जैसी भी आप दुनिया में देख रहे हैं या अपने ही देश में देख रहे हैं, उसके पीछे किसी न किसी तरीके के आर्थिक इंटरेस्ट्स होते हैं। किसी न किसी के, जैसे मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी इस बात से इनकार करेगा कि जो पूंजीपति हैं, जो सेठ लोग हैं, उनके चंदे पर पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं और उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं। और वो चाहे ज़मीनें दबा लें, चाहे उनकी फैक्ट्रियों में मज़दूरों की मौत हो जाए, चाहे वो किसी को निकाल दें, चाहे किसी को रख लें, बेसिकली कुछ भी वो कर लें, वो उसके लिए आज़ाद हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स उनको बचाती है हर तरह से। तो जो भी हमारी पॉलिटिक्स है उसके पीछे हर तरह से, हर लेवल पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। अगर ये आर्थिक फाउंडेशन, जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, अगर ये मजबूत होती है तो पॉलिटिक्स भी अच्छी होती है, मजबूत होती है। उसमें
एक वेलफेयर स्टेट बनता है, जो कल्याणकारी स्टेट जिसे कहते हैं, जिसमें गरीब की और मज़दूर की और शोषित वर्ग का बेहद ख्याल रखा जाता है, उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का, उनके रोज़गार का ख्याल रखा जाता है। और यही आर्थिक इकोनॉमिक फाउंडेशन अगर बेकार हो और क्रोनी कैपिटलिज्म से भरी हो, तो वहाँ सिर्फ 9 लोगों के पास इतना पैसा हो सकता है जो 50% पॉपुलेशन के पास हो। तो बहुत बहुत बड़ी बात बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में लेनिन ने कही है। फिर वे कहते हैं, वेयर द बोर्जुआ economists saw a relation between things, the exchange of one commodity for another. Marx revealed a relation between people. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पूंजीपतियों के जो अर्थशास्त्री थे, यानी उनसे सिंपैथी रखने वाले या उनकी विचारधारा को मानने वाले, उन अर्थशास्त्रियों ने हमें समझाया कि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। यानी पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था कि गुड़ के बदले गेहूँ खरीद लिया वगैरह, और नए ज़माने में करेंसी हो गया कि आपने पैसे दिए और कोई चीज़ खरीद ली, और वस्तुओं के आदान प्रदान को ही उन्होंने इकोनॉमिक्स बताया, क्योंकि ये परिभाषा पूंजीपतियों को सूट करती है। लेकिन कार्ल मार्क्स एक इकलौते ऐसे बड़े अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन नहीं है, वो एक पीपल टू पीपल कनेक्शन है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो वो इसी विचार से, इसी सोच से उन्होंने लिखा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो पीपल टू पीपल रिलेशन होना चाहिए, वो सिर्फ वस्तुओं का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से देखें कि आज जिन लोगों की नौकरी नहीं गई है, जो सेफ़ हैं, लेकिन उनकी टीम से कुछ लोग निकाले जा चुके हैं या उनकी कंपनी से कुछ लोग निकाले जा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो इस पूंजीवादी सिस्टम का समर्थन करेंगे, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर आँच नहीं आई है। वो ये बात कहेंगे कि हाँ ठीक है, कंपनी को नुकसान हो रहा है तो लोगों को निकालना पड़ेगा। वो इस बात को नहीं समझेंगे कि कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान सेठ जी को हो रहा है, और सेठ जी नुकसान नहीं लेना चाहते, इसलिए वो एक चिट्ठी लिख करके कि इसको निकालना है, उस आदमी की पूरी लाइफ को अप एंड डाउन कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जो तनख्वाह उन्हें ना देनी पड़ेगी, उसकी वजह से उनका मुनाफा जो है कुछ हद तक बच जाएगा। तो ये जो थिंकिंग है कि ये तो भाई अर्थव्यवस्था है और डिमांड नहीं होगी तो बिज़नेस नहीं चलेगा, बिज़नेस नहीं चलेगा तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, ये बहुत ही सरल जो शैलो थिंकिंग है, ये हमें इस पूंजीवादी अर्थशास्त्र ने हमें दी है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने हमें समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें समझाया कि सेठों का मुनाफा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है गरीबों का रोज़गार, उनका वेतन। I must say that the tasks of the youth in general might be summed up in a single word: learn. ये बहुत गहरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, मैं तो खासकर देखता हूँ कि किस तरीके की गंद मची हुई है, और किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, ना इतिहास के बारे में कुछ पता है, ना अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पता है, ना फॉरेन अफेयर्स, ना पॉलिसी के बारे में पता है, ना पॉलिटिक्स के बारे में पता है। तो और लेकिन लोग बकवास करने में सबसे आगे रहते हैं, और ख़ासकर कि वे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जो अच्छे खासे परिवारों से हैं। जब आप उनके तर्क सुनते हैं, कि जैसे आप अक्सर लोगों से आजकल सुनने लगे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो मुझे जब इस तरीके के लोग मिलते हैं जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, आप 7 प्रधानमंत्रियों का नाम मुझे बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और वो नहीं बता पाते, वो फंबल कर जाते हैं, उन्हें 7 प्रधानमंत्रियों के नाम तक नहीं पता होता, लेकिन उनकी ज़बान इतनी लंबी होती है, वो इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए लेनिन कहते हैं कि जो युवा है उसके लिए सबसे जो गंभीर बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है कि वो सीखें, वो पढ़ें,
और वो अपनी सोच का, अपने ज्ञान का दायरा जो है उसे और बढ़ाएं, विस्तृत करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और ये चिंता का विषय है भारत के लिए। और खैर मैं ज़रूर इस बात को लेकर ज़रूर चिंतित रहता हूँ कि हमारा जो युवा है वो उसकी जो नॉलेज है वो उसकी फील्ड तक सीमित है, उसमें भी वो कोई उस्ताद नहीं है। लेकिन अगर कोई इंजीनियर है तो वो सिर्फ उसी तक लिमिटेड है, कोई डॉक्टर है तो वो उसी तक लिमिटेड है, कोई टीचर है तो वो अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड है। लेकिन जब आप एक पूरे सिस्टम की बात करते हैं, आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, तो लोगों को कुछ भी नहीं पता है। ये बेहद चिंताजनक है। अब आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका फॉल्ट है, उसकी कमी है, लेकिन उसी एजुकेशन सिस्टम से ऐसे लोग भी तो निकले हैं जिनको ये सब बातें पता है। उन्हें कैसे पता है? उन्हें इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने सीखने का प्रयास किया और अपनी फील्ड से आगे बढ़कर कुछ नया सीखने का उन्होंने उन्होंने कोशिश की। तो ये कोशिश युवाओं को करते रहना चाहिए, ऐसा लेनिन कहते थे। हिस्ट्री causes the military problem to become the essence of the political problem। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो सैन्य समस्या है वो इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती है कि आगे चलकर वो एक राजनीतिक समस्या बन जाती है। तो भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है उसको आप इसी लेनिन के कथन से समझ सकते हैं कि एक सैन्य समस्या है और वो किस तरीके से एक राजनीतिक समस्या बन गई, एक सामाजिक समस्या बन गई है। और भारत में तो चल ही रहा है कि कोई भी बात हो पाकिस्तान को बीच में ले आओ, भारत का मीडिया इसमें आगे बढ़ चढ़ कर अपना रोल निभा रहा है कि कुछ भी इशू हो, अपनी सरकार को बचाना हो, अपनी सरकार का कोई पक्ष दिखाना हो, कुछ भी करना हो, हर चीज़ में पाकिस्तान को बीच में घुसा देते हैं। पाकिस्तान के ऊपर, भारत के गरीब के ऊपर इतने शोज़, इतने टीवी डिबेट हमारे न्यूज़ रूम्स में नहीं होते जितने कि पाकिस्तान के ऊपर होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद लेनिन की ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश होती रहती है कि जो सैन्य समस्या है उसको एक राजनीतिक समस्या का रंग दे दिया जाए और उससे फिर बेनिफिट राजनेताओं को मिले। तो पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को गाली देकर अपना चुनाव जीतते हैं और हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान का उपयोग करके अपना चुनाव जीतते हैं। वॉर कैनॉट बी अबॉलिश्ड अनलेस क्लासेस आर अबॉलिश्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब किसी भी वॉर को देखते हैं हमें लगता है कि ठीक है, दो देशों के बीच एक युद्ध हो गया, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि इसके पीछे हथियारों की कितनी बड़ी लॉबी है जो चाह रही थी कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो। इसके पीछे कितने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, अलग अलग कारणों से। कोई हथियार बेचना चाहता है, कोई कुछ टेक्नोलॉजी बेचना चाहता है, कोई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कब्ज़ा करना चाहता है, कोई किसी भी कारण से जो बड़े बड़े देश हैं और जो डीप स्टेट है वो कोशिश करते हैं कि उनकी जेबें भरने के लिए वो दो देशों को आपस में लड़ाते रहें। और इसके पीछे लेनिन कहते हैं कि अगर अमीर और गरीब ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस को अगर अबॉलिश कर दिया जाए, इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए, यानी दोनों एक ही पायदान पर ले आया जाए जहाँ कोई बहुत ज़्यादा अमीर पूंजीपति ना हो और कोई बहुत गरीब रिक्शे वाला ना हो, कुछ समानता हो लोगों में, तो दुनिया में युद्ध भी नहीं होंगे। यानी युद्ध के पीछे भी आर्थिक कारण ही होते हैं। युद्ध के पीछे साइकोलॉजिकल कारण, कोई इमोशनल कारण, कोई सैन्य समस्या वगैरह नहीं होती है। युद्ध के पीछे कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं होता। युद्ध के पीछे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारण होते हैं, कुछ लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। और ये इतने बड़े लोग हैं, इनका इतना बड़ा तंत्र है जिसके बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं, जिसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ जानने की। तो दुनिया भर में आप देखते हैं कि जंग का माहौल होता है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को चिन्हित कर दिया जाता है। कुछ देश हैं जिनके ऊपर हमले बेमतलब कर दिए जाते हैं। जब आप देख लीजिए कि इराक़ के ऊपर 20 साल पहले हमला हुआ था, ये कहकर कि इनके पास पता नहीं क्या केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इतना बड़ा अमेरिका ने हमला कर दिया, नाटो ने हमला कर दिया और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इराक़ हमेशा के लिए बर्बाद हो गया और भगवान जाने उसके तेल के कुओं पे आज
किसका वर्चस्व है। आई थिंक इट इज़ एनीबडीज़ गेस कि किसका वर्चस्व है और कौन ये सब करता है। तो इसीलिए लेनिन कहते हैं कि जब तक ये जो बड़े डीप स्टेट हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, इनको जब तक धरा नहीं जाएगा, तब तक ये अपने आर्थिक इंटरेस्ट के लिए, अपने मतलब के लिए युद्ध करवाते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। और ये अंतिम कोट मैं उनका शेयर कर रहा हूँ, एवरी कुक मस्ट लर्न टू रूल द स्टेट। और ये बहुत ही एक आदर्शवादी सोच लेनिन की थी कि चाहे कोई रसोइया ही क्यों ना हो, लेकिन उसे अपना देश चलाना आना चाहिए, उसे क्लियर होना चाहिए कि समाजवादी प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं और ये देश किस तरीके से चलता है। तो हमारे देश में भी एक चाय वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो चला कैसा रहे देश, वो सबकी अपनी अपनी उसकी परिभाषा है, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, समझ है। लेकिन लेनिन का ये मानना था कि चाहे कोई किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी प्रोफेशन से आता हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए और स्टेट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको इतना तैयार करे कि अगर मौका मिले तो वो भी उस राज्य को, उस स्टेट को, उस नेशन को, उस देश को चला सकता हो। तो ये लेनिन के कुछ कथन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको, आपने पूरा ये ऑडियो सुना होगा, आपको पसंद आए होंगे और कोशिश कीजिए अपनी समझ का विस्तार करने की, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। आप लॉकडाउन में हैं, आपके पास समय है, अलग अलग चीज़ों को जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसका समर्थन ही करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लेनिन को पढ़ते पढ़ते ये भी कह दें कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की पॉलिसी को पूरी पूरी तरह समर्थन करते, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसी लॉकडाउन में जो गरीबों के ऊपर बीत रही है, मज़दूरों के ऊपर बीत रही है, या उस वर्ग के ऊपर बीत रही है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है और अगले महीने उसे ईएमआई पे करना है, वो कहाँ से करेगा, या उन लोगों पर जो बीत रही है जिनका वेतन काट लिया गया है, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 50%, या जिनकी सैलरीज रोक ली गई हैं, उन लोगों की समस्याओं को समझने के लिए अपनी सोच का विस्तार कीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग फ़नी वीडियोस शेयर करने के लिए या मीम शेयर करने के लिए नहीं है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज लेनिन के बारे में अनेकों लोगों ने लेख शेयर किए होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप कोई किताब पढ़ कर के अपना मानस बनाएं, आप वो लेख पढ़िए, उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। और मैंने जानबूझकर लेनिन के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ नहीं बात की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गूगल करें, आप सर्च करें, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि लेनिन कौन थे, क्यों इतने महान थे और क्यों इतने करिश्माई थे कि कोई भगत सिंह अपनी फांसी से पहले भी उनकी किताब पढ़ रहा था। और बिल्कुल यहाँ ये पक्ष नहीं है कि आप सिर्फ उनकी प्रशंसा ही करें, आप चाहें तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आप यूं ही बैठकर आलोचना नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आप पढ़ाई करेंगे और अपनी सोच का, अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।